नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 73, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। स्क्रीन पे आपको सबसे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, या फिर आप इस बुक को डायरेक्टली जाकर किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक है महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट्स। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है तट की दिशा तथा आकार, दूसरा आपको दिया गया तलीय आकृतियां, तीसरा आपको मौसमी परिवर्तन दिया गया है और आखिरी आपको पृथ्वी का परिभ्रमण दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है डी। ठीक है, डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द कोस्ट मैटर करता है। ठीक है, बॉटम शेप कैसा है वो मैटर करता है। उसके बाद सीजनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो भी आपके मैटर करते हैं और रोटेशन ऑफ द अर्थ भी मैटर करता है। चलिए अब कुछ और फैक्टर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर आपका डी था, आप सभी ने मार्क कर लिया होगा। जब भी हम धाराओं की बात करते हैं तो धाराओं को प्रभावित करने वाले कुछ बल होते हैं, जिनको कि हम कैटेगराइज करते हैं प्राथमिक बल, जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी फोर्स, और सेकेंडरी बल, जिसको कि हम द्वितीयक बल कहते हैं। प्राइमरी बल में आपके आ जाते हैं सौर ऊर्जा से जो हीटिंग हो रही है, ठीक है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, ठीक है, कोरोलिस बल की हम यहाँ पर बात करते हैं। और आप सभी को पता है ये कोरोलिस फोर्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, पृथ्वी का परिभ्रमण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं पर अगर पृथ्वी का परिभ्रमण दिया गया है, रोटेशन ऑफ द अर्थ दिया गया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, रोटेशन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट। कभी रिवॉल्यूशन अगर आपको दे देगा, ठीक है, तो आप उस पर टिक नहीं लगाएंगे, रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तापमान का अंतराल, ठीक है, लवणता अंतर, सैलिनिटी का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं दैट इन्फ्लुएंस द करंट। अब यहाँ पर क्लास हम कुछ ओशियनिक करंट्स को देख लेते हैं। यहाँ से पेपर में हर साल प्रश्न बनता है। प्रॉब्लम ये होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे याद करें कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप गर्म जलधारा को जो भी है उनको आप याद कर लीजिए धाराओं को, तो आपको ऑटोमेटिकली ठंडी वाला आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्राजील, ठीक है, अगुलस कई बार पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम भी पूछा गया है। एक बार पेपर में ये पूछ लिया गया था। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, तो बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये जो है, जो ये आपका ओशनिक करंट है, ये आपका हॉट है, ठीक है, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है जो, ये आपका कोल्ड है। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, वेस्ट वाला कोल्ड है, ईस्ट वाला हॉट है, क्योंकि इसमें पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, क्षमादान के मामले में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आपको दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। यहाँ पर क्या बोला गया है, आर्टिकल 162 में
मेंशन है पावर ऑफ द पार्डन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो पार्डन कर सकता है। दूसरा आपको दिया गया है दे सकता है, दूसरा आपको दिया वह राजविधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। He may under the state law grant pardon or suspend the punishment to a person convicted of an offense। और लास्ट आपको दिया है वह मृत्यु दंड की सजा को भी राष्ट्रपति की तरह माफ कर सकता है। तो क्लास आप हमेशा याद रखिएगा ये जो पावर है वो आर्टिकल 162 में नहीं 161 में दी गई है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है क्लास की, जो डेथ पेनाल्टी होती है, जो मृत्यु दंड की सजा होती है, जैसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है वैसे ही गवर्नर भी माफ कर सकता है, ये गलत है। मृत्यु दंड की सजा को खाली राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल 2, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषता नहीं है? तो चार्टर एक्ट 1833 की बात की गई है। हम लोग देखते हैं एक ऑप्शन को। सबसे पहले नीचे से देखते हैं, यहाँ पे डी देखिए, ईस्ट इंडियन कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। यहाँ पे बोला गया है कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी अब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, टू डिक्लेयर द स्लेवरी एज अ इलीगल इन इंडिया। फिर तीसरा आपको दिया गया है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। फोर्थ मेंबर एज अ लीगल मेंबर आपका इंट्रोड्यूस किया गया था काउंसिल ऑफ गवर्नर फॉर द लीगल एडवाइस, ठीक है। और आखिरी आपको दिया गया ए जो दिया गया मुंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियों को उन्हें वापस लौटा दिया गया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये याद रखिएगा क्लास, 1833 के चार्टर एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था अब उसको गवर्नर जनरल मतलब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जैसे ही उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो उसको सारी शक्तियां अब उसके पास थी, जिसमें नागरिक और सैन्य शक्तियां उसके पास दे दी गई थी। और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर्स को जो शक्तियां थी वो शक्तियां वापस ले ली गई थी, क्योंकि अब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर टू रिटर्न द पावर ये वाला आपका गलत है। समझ में आया? थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे स्लाइड में देखिएगा, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में 1833 का चार्टर अधिनियम एक निर्णायक कदम था। चलिए यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा इसी एक्ट के थ्रू। और एक चीज और आप याद रखेंगे वो ये है कि 1833 के बाद से इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को अधिनियम, अब अधिनियम कहा गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया। आप सभी को पता है 1813 और 1833 में क्या हुआ। 1813 में बोला गया कि जो ट्रेडिंग की मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडियन कंपनी से ले ली गई थी, ठीक है। बोला गया था ये जो मोनोपोली दी गई है ईस्ट इंडियन कंपनी को वो हम वापस लेते हैं। एक्सेप्शन क्या था कि अभी चाय की ट्रेडिंग में और चीन के साथ व्यापार करने पे ईस्ट इंडियन कंपनी की ही मोनोपोली थी। खाली यही एक कंपनी थी जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ, पूरे तरीके से इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। जो चाय तथा चीन के साथ व्यापार वाली मोनोपोली थी उसको भी खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडियन कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म करके इनको खाली प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंप दिए गए। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में प्रश्न यहीं से पूछता है
तो आपको पता होना चाहिए। मोनोपोली खत्म करना स्टार्ट हुआ था 1813 से, लेकिन चाय में और चीन के साथ व्यापार करने में अभी मोनोपोली थी, जो कि 1833 में 20 साल बाद उसको भी खत्म कर दिया और इनको खाली प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया। याद रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन मतलब कथन कारण बेस्ड प्रश्न है, ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपको दिया है, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गढ़ पूर्ति न होने पर की जाती है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एडहॉक जजेस को तब अपॉइंट किया जाता है जब जो कोरम है वो आपका नहीं पूरा होता है। दूसरा कारण आपको क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 के अधीन की जाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है। क्यों? एडहॉक जजेस तब अपॉइंट किए जाते हैं जब कोरम नहीं कंप्लीट होता है, ठीक है, तब एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 128 में नहीं दी गई है, वो आर्टिकल 127 में दी गई है। याद रखिएगा। इसी वजह से आर आपका। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नॉट मैच्ड करेक्टली दिया गया है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, यहाँ पर आपको प्रावधान दिया गया है, प्रोविजंस दिया गया है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर सबसे पहले अनुच्छेद 248 दिया गया है, ठीक है, जिसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियों के विषय में बोला गया है। दूसरा अनुच्छेद 249 दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय हित से संबंधित विषयों पर विधि बनाने हेतु लिखा है। फिर 250 लिखा है, जिसमें राज्यों की सहमति से विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। और फिर 253 दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु विधि बनाने का अधिकार। अब यहाँ पर क्लास आप एक चीज देखिएगा, कौन सा आपका गलत दिया गया है, वो आपका ऑप्शन सी है। जब भी हम आर्टिकल 250 की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 250 में राज्यों की सहमति से विधि बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें बोला गया है कि जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो उस समय पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये चीज आप याद रखिए। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो किसमें प्रदान की थी? ये आपका 1950 से 1965 तक, ठीक है। आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें प्रश्न को हम देखते हैं। ये भी आपका आर्टिकल बेस्ड है। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं और आपको बोला गया है कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है, वेयर इज मैच्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 40 दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का गठन के बारे में बोला गया है। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत के संगठन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? ग्राम पंचायत के संगठन की बात करते हैं। फिर आपको आर्टिकल 48 दिया गया है। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये आपका एकदम सही, बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ये है आर्टिकल 48 जो कि आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, सहकारी समिति की बात की गई है, वो आप मुझे बता सकते हैं वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 43B में दिया गया है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। आर्टिकल 49 की हम बात करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। ग्राम पंचायत की बात किसमें की गई है? ग्राम पंचायत की बात 40वें में की गई है। 49 की अगर हम बात करें तो 49 में क्या बोला गया है? सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की बात की गई है कि आपका गलत हो गया, तो यहां पर सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। चलिए 8th प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को लिंगानुपात के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सेक्स रेशियो के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले आपका मेघालय हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तमिलनाडु। तो 1 2 4 3 बी आपका सही उत्तर है। अब व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2011 की अंतिम भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है, 943। याद रखिएगा 943 जो है वो देश का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। ठीक है, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है, 1084। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, जो कि न्यूनतम है। ये भी आप याद रखिएगा, न्यूनतम किसका है, हरियाणा का है। ठीक है, और अगर हम केरल राज्य की बात करेंगे तो वो कितना है, 1084। उसके बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर आपका मेघालय है। और प्रश्न में आपसे क्या बोला गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले लगाया मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। और तमिलनाडु के पहले हम बोलेंगे तो वो केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री साक्षरता की दर का सर्वाधिक अंतर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में कहां पर हाईएस्ट डिफरेंस है इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 9वें का सही उत्तर आपका राजस्थान है। ठीक है, अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो आप याद रखेंगे कितनी है, 73% है। ठीक है, अगर इसमें हम बोले पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, मेल लिटरेसी कितनी है, तो वो 80.9%। और अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 64.6%, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्यों को अगर हम देखें तो आपको पता है सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है, केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा में है, त्रिपुरा में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपसे यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की, राज्यों की बात करें, तो उसमें आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो आपका बिहार हो जाएगा और दादर एवं नागर हवेली की होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पेपर में ये प्रश्न इसलिए अच्छा था क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट बोला गया, जो कि राजस्थान में है। आप याद कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये और एक डिफिकल्ट प्रश्न भी था। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर आपको नृत्य दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, ये आपका यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो अगर हम ख्याल नृत्य की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ख्याल नृत्य है ये बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। मेनली जब पुत्र का जन्म होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ख्याल नृत्य परफॉर्म किया जाता है बुंदेलखंड रीजन में। तो मतलब आपका यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित बोला गया है, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं रागिनी की, तो ये रागिनी आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड नहीं होगा। फिर हम नटवरी की अगर हम बात करें तो नटवरी जो है ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये सी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डरकहरी की बात करें तो डरकहरी जो है ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सही दिए गए हैं। अगर नटवरी नृत्य जो है वो अहिर समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। इसी तरीके से ढरकहरी की अगर हम बात करें तो ये भी आपका मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो सी और डी दोनों सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है और आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले टोनिका सिटी दिया गया है, फिर निकिडा सिटी दिया गया है, प्लास्टिक सिटी दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी दिया गया है। तो देखते हैं
जो टोनिका सिटी है वो कहाँ है, वो गाजियाबाद में है। तो ए का सेकंड आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो मतलब बी का फर्स्ट होगा, निकिता सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में, ठीक है। प्लास्टिक सिटी की अगर हम बात करें, ये आपका कानपुर देहात में है, ठीक है। कानपुर देहात में, औरैया में या दिबियापुर, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिबियापुर दिया गया है, तो सी का थर्ड हो जाएगा। सी का थर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी कहाँ है, नोएडा में है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक सिटी की अगर हम बात करें तो ये कानपुर देहात में है और आपका दिबियापुर में, औरैया में स्थित है, ठीक है। दो जगह ये आपकी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में शालिग्राम और प्लेन में, मैदान में नारायणी के नाम से गंगटक रिवर को जाना जाता है, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा वन जीव विहार को राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया, मतलब स्टेटस का प्रोवाइड किया गया। दुधवा नेशनल पार्क को, दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का स्टेटस का प्रोवाइड किया गया, ये प्रश्न है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। तो ये आपका ईयर 1977 था, ठीक है, 1977। अच्छा, ये आप सभी को पता है कि ये कहां पर है, लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, याद रखिएगा। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पाटेश्वरी देवी मंदिर, फिर गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली, फिर शाकुंभरी देवी, फिर भीतर गांव मंदिर। तो एक एक को हम देखते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं पाटेश्वरी देवी मंदिर की, तो ये कहां पर है, ये आपका देवी पाटन में है, ठीक है। पाटेश्वरी देवी मंदिर देवी पाटन में, तो ए का 4th हो जाएगा, यहां पर दिया गया है आपका। और ऑप्शन को हम देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली की जब हम बात करते हैं तो काम्पिल हो गया, तो बी का 3rd। शाकुंभरी देवी की हम बात करते हैं तो वो कहां पर है, सहारनपुर में है। और भीतर गांव मंदिर की हम बात करें तो कानपुर में है, तो आपका सही उत्तर 14th का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है और हमको मैच करना है। पशु जैविक औषधि संस्थान की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, ये लखनऊ में है। ए का आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, ये बरेली में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है बताइए, ये आपका बनारस में है, ठीक है। और केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म की अगर हम बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो सी होगा, सी आपका सही उत्तर है। क्लास अब यहाँ पर कुछ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं जिनका की हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आज हम खाली लखनऊ को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और इंस्टीट्यूट को डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पूछा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये और ये जहां पे मैंने क्रॉस किया है, ये तो पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेशनल बोटानिकल गार्डन भी पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी पूछा गया है, जिसपे भी क्रॉस लगा रहे सब पेपर में कई बार पूछा गया है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ, ये आप सभी को पता है। जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है वो पेपर में पूछे गए प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 16वें प्रश्न को, यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है और दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको डायनेस्टी दी गई है, दूसरी तरफ आपको कैपिटल दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले चालुक्य दिया गया है, वकाटक दिया गया है, मैत्रक दिया गया है और श्लाघकायन दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं चालुक्य की, तो चालुक्य का कैपिटल क्या था, वातापी था, ठीक है। तो
ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। वकाटक की जब हम बात करते हैं तो इसका आपका कैपिटल क्या था, आपका प्रवरपुर था। तो बी का फर्स्ट, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर है, डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों एवं मुद्राक्ष में अर्थरुचि एवं नवनवती द्रव्य कोटेश्वर कहकर निंदा की गई थी? किसकी निंदा की गई थी? तो ये थी आपकी नंद डायनेस्टी की, ठीक है। 17 का आपका ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे 1344 में नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद ने की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, और आप सभी को पता है कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुप्तकालीन भू प्रशासन अधिकारी व उसके कार्य के संदर्भ में सुमेलित है? यहां पर गुप्ता पीरियड की बात की गई है, गुप्ता पीरियड के लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की बात की गई है, बोला गया है कौन सा आपका सही सुमेलित है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, यहां पर देख लीजिए ध्रुवाधिकरण, ठीक है। ध्रुवाधिकरण के सामने आपको लिपिक दिया गया है। जो ध्रुवाधिकरण था, करण थे उनका कार्य भूकर, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स को कलेक्ट करना होता था, ये चीज याद रखिएगा। ये किस चीज से रिलेटेड रहते थे, ये लैंड टैक्स से रिलेटेड रहते थे, भूकर से, ना कि लिपिक से। फिर दूसरा आपको दिया गया कर्णिक। कर्णिक की अगर हम बात करें तो ये भूमि संबंधित अभिलेखों का संरक्षक था, ये एकदम सही है, ठीक है। छपट लिख, अगर हम महाछपट लिख की बात करें तो ये आपके किस चीज से रिलेटेड थे, अगर इनके बारे में हम डिस्कस करें तो ये आपके लेखा प्रभारी हुआ करते थे, ठीक है, ना कि भूकर संग्रह से रिलेटेड, ये आपके लेखा प्रभारी हुआ करते थे। दिवर की अगर हम बात करें तो दिवर जो होते थे वो आपके लिपिक होते थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि लेखा प्रभारी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपके महाछपट लिख हुआ करते थे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं दिवर की तो ये आपके लिपिक हुआ करते थे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगर आप चाहें तो व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्रुवाधिकरण का कार्य भूकर संग्रह करना था, ठीक है, भूकर संग्रह करना था। महाछपटलिक का नामक अधिकारी लेखा का प्रभारी होता था। कर्णिक की अगर हम बात करें तो भूमि संबंधित अभिलेखों का संरक्षक होता था। दिवर की अगर हम बात करें लेखक या लिपिक का कार्य करते थे ये, ठीक है। न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो ये आपके भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर चीन की यात्रा पर गया, पहला आपको दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया उसने चीन वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की है। तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। इब्न बतूता जो था वो एक अरब यात्री था, ये एक बहुत ही विद्वान आदमी था, एक बहुत ही बड़ा लेखक भी था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में ये भारत में आया था और भारत के उत्तर पश्चिमी द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधे दिल्ली पहुंचा था, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से उसकी मुलाकात हुई थी। ये चीज याद रखिएगा। और उन्हीं के कहने पर इब्न बतूता उन्हीं के आदेश पर चीन की यात्रा पर गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पर नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पुर्तगाली फैक्ट्री दी गई है 1503 में, ठीक है, 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री दी गई है। फिर आपको दिया गया डच फैक्ट्री 1605 में, फिर डेन फैक्ट्री आपको दिया गया है 1622 में, फ्रांसीसी आपको दिया गया है 1668 में। तो यहां पर हम देख लेते हैं, पुर्तगाली फैक्ट्री आपको बिल्कुल सही दी गई है, डच फैक्ट्री भी सही दी गई है। डेन फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ये भारत में कब आए थे? 1616 में आए थे, ठीक है। ये अंग्रेजों के बाद भारत में आए थे, 1616 में आए थे। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश की थी? तंजौर में, ठीक है, तंजौर में, ठीक है। कब? 1620 में, याद रखिएगा।
चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधवा के पुनर्विवाह पर पतदान नामक कर लगाया गया? तो पतदान नामक कर किसके समय में इंपोज किया जाता था ऑन रीमैरिज ऑफ विडो? तो मुगल के पेशवाओं के, बंगाल के नवाब द्वारा या फिर अवध के नवाब द्वारा? तो मैं आपको बता दूं, मराठा शासन में विधवा पुनर्विवाह पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? पददम, ठीक है, या फिर पददान। तो आपका यहां पर क्या सही होगा? बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी बाई पेशवा, क्योंकि मराठा साम्राज्य में हुआ करता था। अच्छा, पेपर में एक बार पूछा गया था चौथ और सरदेशमुखी के बारे में, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर व्याख्या में हम देख लेते हैं। जो चौथ कर होता है मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। इस कर के एवज में मराठा साम्राज्य द्वारा या राज्य की कुल आयकर का 1/4 हिस्सा होता था। चौथ है ना, तो आप याद कर सकते हैं 1/4 हिस्सा, ठीक है। सरदेशमुखी कर की अगर हम बात करें तो मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था और यह राज्य की कुल आय का 10% होता था, ठीक है। चलिए 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर विद्रोह दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है और कौन सा युग्म आपका सुमेलित है ये बोला गया है। तो सबसे पहले आपको रंपा विद्रोह दिया गया है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया है? आपको खामती विद्रोह दिया गया है। फिर आपको खासी विद्रोह दिया गया है और संथाल विद्रोह दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है? वो है खामती विद्रोह। खामती विद्रोह कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहां पर आपको व्याख्या दी गई है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि खासी विद्रोह कहां हुआ था, तो याद रखिएगा जो खासी विद्रोह है वो मेघालय में हुआ था, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि संथाल विद्रोह कहां हुआ था और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि संथाल विद्रोह कई बार पेपर में पूछा है। तो देख लीजिए, जो संथाल विद्रोह है वो 1855 से 56 तक सिद्धू और कानू के नेतृत्व में स्थायी बंदोबस्त के कारण छीनी गई जमीन, भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकार की वसूली के विरुद्ध किया गया था, जो कि दामन एक कोह बिहार क्षेत्र में केंद्रित था। तो ये याद रखिएगा, संथाल विद्रोह एक इंपॉर्टेंट विद्रोह है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपको ईयर भी याद रखना है और जो यहाँ पर आपका लीडर थे उनके भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 23वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को हमको देखना है। इसका आधार अधिराज्य का दर्जा था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में स्टेटस ऑफ डोमेनियन स्टेटस की बात की गई थी, ये बोला गया है। दूसरा है भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन व स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया था। और तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन व सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया गया था। अब क्लास ये याद रखिएगा, आप जब भी हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो जब साइमन कमीशन आया, जब साइमन कमीशन आपका बनाया गया, तो साइमन कमीशन का विद्रोह लोगों ने क्यों किया था बताइए। साइमन कमीशन का विद्रोह लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल थे, ठीक है। तो जब साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया तो इसी समय लोगों ने इसका विद्रोह किया, कांग्रेस ने भी इसका विद्रोह किया। तो आपके सचिवालय में एक आदमी थे बर्कनडेट, ठीक है, जिन्होंने इंडियंस को एक चुनौती दी कि अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप अपना संविधान खुद बनाइए, ठीक है। एक आप लोग सहमति अपने में रखिए और संविधान का निर्माण करिए, और अगर आप कर लेते हैं तो फिर हम लोग उसको लागू कर देंगे। तब नेहरू रिपोर्ट आपकी बननी स्टार्ट हुई और 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब बनना स्टार्ट हुआ, तो नेहरू रिपोर्ट जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या बोला गया, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, अधिराज्य की मांग की गई थी। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसको नेहरू रिपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था कुछ और लोगों के सहयोग से। मोतीलाल नेहरू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको नेहरू रिपोर्ट दे दिया गया। लेकिन इन्हीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कुछ ऐसे लीडर्स थे, अभी यंग लीडर्स थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि डोमेनियन स्टेटस की बात अब हमें नहीं करना चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो बोला गया कि ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार है और हम कुछ समय देंगे,
ब्रिटिश राज को, और अगर वो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देती है तो ठीक है, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और आप सभी को पता है नेहरू रिपोर्ट बनाना और एक चैलेंज देना तो ब्रिटिशर्स की एक चाल थी, ठीक है। उन्होंने तो साइमन कमीशन को अपॉइंट कर ही दिया था दिखावे के लिए, और नेहरू रिपोर्ट पर उन्होंने कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके वजह से जो लीडर्स थे वो बहुत गुस्से में थे और निराश भी हो गए। और जब आपका कांग्रेस का सेशन होता है 1929 में, तो आप सभी को पता है लाहौर में इस सेशन में अब क्या बोला गया था, अब हम डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और लाहौर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन था उसको किसने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। रावी नदी के तट पर वो झंडा फैलाकर कहते हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और 26 जनवरी को हर साल हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। इसी वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और अपने संविधान को हमने इस दिन से लागू किया, क्योंकि पहले ही 26 जनवरी को एक तरीके से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाने लगा था। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर पेपर में कभी भी पूछे कि हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग कब खत्म कर दी, तो याद रखिएगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन लाहौर में होता है तब से हमने कहा कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अधिराज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हमको स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने 1 साल का वक्त इनको दिया था कि जो नेहरू रिपोर्ट हमने सहमति से तैयार की है आप उसको इंप्लीमेंट करिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पे कोई भी अपनी सहमति नहीं दिखाई, तो अब हमको उनकी जरूरत नहीं है। और साइमन कमीशन का आपको पता ही है, उस समय साइमन कमीशन का विरोध बहुत तेजी से चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा अगर हम इसको देखें तो थर्ड आपका नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आपका नहीं होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो 23 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न को अब देखिए। 24वां प्रश्न क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रपोजल से रिलेटेड है। स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी इसमें, जो कि आपका बिल्कुल बताइए सही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान ना होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होना, ये बोला गया था। तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है, ये चीज देखिएगा, इसमें बोला गया है कौन सा आपका गलत है। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्रिप्स मिशन अगस्त प्रपोजल में बार बार डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी। अभी मैंने बताया आपको 1929 में हमने कहा हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। अब आपका क्रिप्स मिशन यहाँ पर जब आया है तब भी ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। ये 1942 का समय हो गया है, तो इसमें क्या बोला जाता है, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब इस चेक की वैलिडिटी तो 1929 में ही खत्म हो गई थी। अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हम आपकी तभी मदद करेंगे जब आप हमको पूर्ण स्वराज देंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है पोस्ट डेटेड चेक किस प्रपोजल को कहा गया था, क्रिप्स मिशन को कहा गया था, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल को कहा गया था। तो ये तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज दी गई है कि कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा सारे प्रोविंसेस के लिए, ये बात इसमें नहीं कही गई थी। आप एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि अंग्रेज जो थे वो कभी भी भारत में यूनिटी नहीं देखना चाहते थे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम एक सरकार बनाएंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे। वो हमेशा लोगों को बांटना ही चाहेंगे, प्रोविंस को बांटना चाहेंगे, जाति के बेसिस पे बांटना चाहेंगे, किसी भी तरीके से बांटना ही चाहेंगे। तो क्रिप्स मिशन में बल्कि इसका उल्टा कहा गया था कि अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो अपना पृथक संविधान बना सकती है, या फिर जो अभी वो फॉलो करे उसको फॉलो कर सकती है, मतलब वो अलग रह सकती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स से बोला गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करिए। चलिए, संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, जलीय पारितंत्र के जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तो मैंने ये आपसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्लास में डिस्कस किया था। जब भी हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा आपकी अपराइट होती है, जो कि एकदम सही है। लेकिन जब हम जलीय पारितंत्र के जीव भार की बात करेंगे, मतलब बायोमास की बात करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास इसको करिए इंग्लिश में,
पिरामिड ऑफ बायोमास की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कैसा होता है, ये डाउनवर्ड होता है, सीधा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बायोमास क्या होता है, ड्राई मास, ड्राई मास। अब तुम सोचो, तुम कहते हो कि मैम समुद्र में या एक्वेटिक रीजन में बहुत ढेर सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं, करोड़ों के नंबर्स में, ठीक है। तो मैंने कहा करोड़ों के नंबर में फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो पादप का छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। लेकिन जब आप उनके वेट को एक जगह तौलेंगे, वो भी ड्राई वेट को, तो बड़ी बड़ी जो वेल, जो बड़ी बड़ी आपकी जो वेल हैं, ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके सामने इनका वेट बहुत कम होगा। तो बायोमास की जब भी हम बात करते हैं तो हम ड्राई मास की बात करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आप उपभोक्ता को एक जगह तौलेंगे तो वो आपको ज्यादा भारी मिलेंगे एज कंपेरिजन टू द प्रोड्यूसर्स, जो कि आपके पादप हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो जब भी हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, जलीय पारितंत्र की बात करेंगे, तब ये पिरामिड आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका खाली ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रमण की बात की गई है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है, ठीक है। अनुक्रमण क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। Which of the following is the state of indexing, मतलब यहाँ पे इकोलॉजी, बहुत गलत यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन किया गया है, मैं इंग्लिश में बता दूं। यहाँ पे बोला गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में कौन सा स्टेज जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है और बैलेंस स्टेज की बात की गई है। मैंने आपको बताया था अनुक्रम में क्या होता है। अनुक्रमण में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था एक लैंड पोर्शन लीजिए आप लोग, ठीक है, एक जमीन का एक पोर्शन लीजिए। और एक समय जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। जैसे जैसे समय बीता ये छोटे छोटे पत्थरों में टूटे, फिर छोटे छोटे पत्थरों में टूटने के बाद ये सॉइल का फॉर्मेशन किए। अब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तो कहीं से यहाँ पर मॉइस्चर आया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए कहीं से, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आए, जो भी हम एल्गी या कुछ भी कहें, प्लांट्स आए, लाइकेन्स आए, ठीक है। फिर ये आपके बड़े बड़े ग्रासेस में कन्वर्ट हुए। बड़े बड़े ग्रासेस के बाद यहाँ पर आपके छोटे छोटे मीडियम साइज के पेड़ आए, और फिर एक ऐसा समय आया कि यहाँ पे बड़े बड़े आपके वृक्ष आपके बैलेंस हो, मतलब बन गए, ठीक है, बड़े बड़े फॉरेस्ट बन गए जहां पे खूब बड़े बड़े वृक्ष थे। और ये आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, मतलब इसके आगे आपके बहुत चेंजेस आएंगे तो बहुत कम चेंज आएगा। तो एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस आपका रीच हो गया है। तो ये आपका क्या होगा, चरम अवस्था में। समझ में आ रहा है। अनुक्रमण क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक होती है, वो है चरम अवस्था, ठीक है, क्लाइमेक्स, जब आपका पूरी तरीके से इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहां पर अगर पेपर में आपसे पूछे कि अनुक्रमण शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो या सर्वप्रथम इसका प्रयोग हल्ट ने किया था, और अनुक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम वार्मिंग तथा क्लेमेंट ने दिया था। याद रखिएगा नाम, पेपर में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। 27वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये कौन सा है, ये आपका नामदाफा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और नामदाफा टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है बताइए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम जलवायु की बात करें तो ये जो आपका यहाँ पर आपका क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट, आर्कटिक, सब यहाँ पे ठंडा भी बहुत पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन गर्मी भी होती है, सब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा नामदाफा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब आपका इनकरेक्ट है बोला गया है। तो यहां पर शक्ति का आपका दिया गया है, वेट नहीं, वॉट, ठीक है। तो शक्ति का वॉट, कार्य का वर्क का जूल, प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आवेग मतलब इंपल्स का आपका क्या दिया गया है, आपका दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो अगर हम बात करें आवेग की, तो आवेग का आपका क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो आपका ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु एक खुली श्रृंखला से जुड़े रहते हैं क्या कहलाता है। Organic compound in which all the atoms of the carbons are connected in an open chain are called aliphatic. Aliphatic कहते हैं। 29 का ए आपका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित थे। रक्त कैंसर, मरासमस, ठीक है, फ्लोरोसिस। तो जब हम रक्त कैंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ल्यूकेमिया, ठीक है, ये एकदम। मरासमस की बात करते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। फ्लोरोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हड्डियों की दुर्बलता दी गई है, जो कि आपका गलत है, ठीक है, हड्डियों की दुर्बलता गलत है यहाँ पर। शरीर में जब भी फ्लोराइड या फिर अगर हम बात करें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की, एसिड की, यहां पर जब भी ये शरीर में आपके एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसके वजह से कौन सा रोग होता है, उसके वजह से फ्लोरोसिस रोग होता है। तो यहां पर ये गलत है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। और आप सभी को पता है जब भी पीने के पानी या फिर भोजन के जरिए फ्लोरीन जो है वो बॉडी में ये आपका एंटर करता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा फ्लोरोसिस जो है ये वाला ऑप्शन आपका गलत था। तो यहाँ पे वीकनेस ऑफ बोन, यहाँ पे देखो डेफिशिएंसी नहीं, ये चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 प्रश्न। इसको सही कर लेना क्लास, यहाँ पर कॉज मत लिखना, ठीक है, यहाँ पर बस लिख लेना कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तब ज्यादा सही रहेगा। चलिए 31 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की अधिकता से मनुष्य की लंबाई समानता से बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये किसकी वजह से हो जाता है, ये आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की वजह से हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। और इसका श्राव कहां से होता है, सिक्रीशन कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये याद रखिएगा। इसके कारण क्या होता है, जो शरीर होता है उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जाइंट की तरह हो जाता है। 32 प्रश्न को देखते हैं, नाशपाती को खाने में कठोरता का अनुभव निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहां पर आपको दिया गया वुड, मृत्युतक, कास्ट तंतु, स्थल कोण उत्तक और स्टोन सेल। तो ये स्टोन सेल की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन। तो ये आपकी होती है ग्लोबल हेक्टेयर। 33 का ए आपका सही उत्तर है। 34 की बात करते हैं, सिक्का की बात की गई है, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट की बात की गई है। तो ये आपका किस वर्ष पास किया गया था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका कब पास किया गया था, ये आपका 1985 में पास किया गया था। 34 का ए आपका सही उत्तर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया था। तो वो कौन सी कम्युनिटी थी जिसने की पॉवर्टी लाइन सेपरेटली बेस्ड ऑन द प्राइस लेवल इन ईच स्टेट डिटरमाइन किया था। लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, वाई अलग समिति या फिर श्री रंगराजन समिति। तो यहाँ पर आपका लकड़वाला कमिटी होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोले, जो भी गरीबी से रिलेटेड आपकी कमीशन है, तो आप याद रखेंगे अल्ट प्लस आर, जो कि आपके कंप्यूटर्स में दिया रहता है। ए से अलग कमिटी, ठीक है, फिर एल से लकड़वाला कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को बोले। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ